and his colleagues that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this youth. Myself, Dattatreya Iyer, I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am an electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years, 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I appeared to the exams of the Institution of Engineers, and on that base I get selected as a principal through MPSC and worked as a principal for 22 years and retired in August 2019. And this is my hobby, to deliver motivational speeches to Indian youth. So friends, आज मैं जो स्पीच देने वाला हूं वो है सफलता की ऊंचाइयों को छुए। तो फ्रेंड्स, यदि आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहते हैं और आपकी प्रबल इच्छा है कि आप सफलता की बुलंदियों को छुए, तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपना व्यवहार बदलना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम आप अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को निकालकर बाहर करें, तब आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करें। इस बात का विश्वास रखें कि सब कुछ आपके हाथ में, क्योंकि आप ही तो अपने भाग्य का निर्माता है। फ्रेंड्स, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक गुणों के अतिरिक्त यदि किसी प्राणी में कुशलता है तो वो अपने कौशल से दूसरों के गुणों को अपनाकर और भी अधिक गुण संपन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम मछली के भांति जल के जीवेंगे, लेकिन हमारे मन में उसके भांति तैरने की जागृत हुई तो हमने तैरना सीख लिया। पक्षियों की भांति हमारी परवाज करने की इच्छा हुई तो हमने हवाई जहाज बना ली। इस प्रकार प्रकृति ने, निसर्ग ने मनुष्य को इस प्रकार बनाया कि वह सब कुछ कर सकता है। अतः प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं तो हम जैसा मूर्ख भला और कौन होगा। प्रकृति ने, निसर्ग ने हमें क्या नहीं दिया? उसने हमें एक ऐसी शक्ति दी, बल्कि जादुई शक्ति दी है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर पहले अपने को उस योग्य बनाओ। अरस्तु ने कहा, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्म ही नहीं वह कुछ नहीं पाता है। एक कटु सत्य, एक उक्ति भी है, कर्म ही नर पाओ नहीं। आपको क्या चाहिए, इस पर विचार करिए, फिर गंभीरतापूर्वक उसके लिए योजना बनाइए। योजना बनाकर उस पर अमल करें, बराबर प्रयत्नशील रहे। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहोगे, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि हम सतत विकासमान हैं तो हमारी शक्तियां क्षीण नहीं हो सकती। जिस प्रकार घर का कूड़ा प्रतिदिन झाड़ू साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार मन के कूड़े को प्रतिदिन साफ करें। निरंतर नए विचार, आगे बढ़ने के विचार, प्रगति के विचार, उन्नति के विचार मन में भरे, तब शक्तियों को क्षीण करने की क्रिया स्वयं समाप्त हो जाएगी। हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास की क्रिया जारी रहना स्वाभाविक है। इसमें बाधा तब पड़ती है जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में खालीपन होता है। जब तक हम अपने मन में विकास के विचार रखते हैं, तब तक अवनति के विचार नहीं सकते। प्रगति के विचार है तो अवनति के विचार नहीं सकते। मन को नवीन तथा तरोताजा करने का अनेक उपाय है। इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं। हम देखते हैं कई बार हमारे मन में दुख और निराशा की छाया आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो जाती है। दुख के घिर आए बादल हट जाते हैं और उनके स्थान पर हर्ष की धूप खिल उठती है। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित और निराश हो जाते हैं और अकस्मात कोई शुभ समाचार चाहता है और हमारा हृदय हर्ष से गदगद उठता है। अथवा कोई हसन सहृदय व्यक्ति आ जाता है और हमारी मनस्थिति में पूर्णतया परिवर्तन ला देता है।
या कोई परम प्रिय मित्र आकर सारा वातावरण ही बदल लाता है, अथवा अचानक किसी सुंदर स्थान अथवा देश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य का लेप हमारे हृदय को शीतल कर देता है। किसी भी ऐसे स्थान की यात्रा करनी पड़ती है जिसकी हमारे मन में सदा से इच्छा रही, और वहां से सौंदर्य के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है और हम प्रसन्नता से विभोर हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह विचार है कि मन बाहरी प्रभावों को ग्रहण करने में असमर्थ है और उसकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके हर्ष विषाद की सीमाओं का निर्धारण केवल भाग्य द्वारा होता है और हम केवल इतना ही कर सकते कि इसे विचारों का अंश देकर चकमा दें, परंतु यह धारणा गलत है। हमारे पास ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें व्यक्तियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होता देखा गया, उनके मस्तिष्क में क्रांति होती देखी गई। बहुत से लोग जो जन्म से ही दुर्बल थे वे व्यायाम द्वारा सबल होते देखे गए और कर्मठ होते देखे गए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख हैं जिनमें व्यक्ति मानसिक शक्तियों से रहित थे, किंतु प्रयत्न द्वारा उनमें भारी परिवर्तन आ गया, उनका दुर्बल व्यक्तित्व प्रबल व्यक्तित्व में परिणत हो गया। साहस का ही उदाहरण लीजिए। बहुत से सफल व्यक्ति पहले इस गुण से रहित थे। खतरा था कि उनका समस्त भविष्य अंधकार में होगा, परंतु माता पिता या गुरु की शिक्षा का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की धारा ही बदल गई। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य उपदेश या शिक्षा प्राप्त करके या निरंतर अभ्यास से विचारों में क्रांति ला सकता है। फ्रेंड्स, साहस पर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। साहस के भाव परिपक्व होने पर वही व्यक्ति जो पहले कायर समझा जाता था, शौर्य और पराक्रम के कारनामे कर लोगों को चकित कर देता है। जब हम भय, संदेह, निराशा से ग्रस्त स्थिति में होते हैं तब हम सही निर्णय नहीं कर पाते। उचित एवं ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है जब मस्तिष्क सही स्थिति में, निराशा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि के बादलों से घिरकर अंधकार में न हो। भय तथा चिंताग्रस्त मनस्थिति में कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं करना चाहिए। जब मन निर्मल, संतुलित, शांत हो, कोई भी निर्णय उस समय करना चाहिए। उस समय जो योजनाएं बनाई जाए केवल उन्हीं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कीजिए। भय, क्रोध आदि के आवेग पर मानसिक शक्तियां बिखर जाती है। उस समय मन एकाग्र न रहने के कारण निर्णय गलत होते हैं। यदि मनुष्य सही शिक्षण प्राप्त कर या मन को अभ्यास कराए तो निराशा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को कुछ क्षणों में अपने मन से निकालकर बाहर कर सकता है तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। प्रसन्नता, आशा, आकांक्षा, उत्साह इन भावनाओं के आते ही मन का अंधकार दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि इन रचनात्मक विचारों को हर समय अपने मन में रखे। फ्रेंड्स, सभ्यता की प्रत्येक नई आवश्यकता मानव मस्तिष्क को नई चुनौती देती है, और जिस प्रकार जानवरों तथा मनुष्यों के शरीरों में जलवायु तथा वंश रक्षा के उद्देश्य से समय की आवश्यकता के अनुरूप लगातार सुधार होता चला गया है, उसी प्रकार आज के परिवर्तित आवश्यकता वाले संसार की मांग के अनुरूप मनुष्य को भी अपने मस्तिष्क को सुधार कर मुकाबले के लिए तैयार करना होगा। मस्तिष्क पर जिन विषयों पर सोचने का भार आ पड़ता है उसी के अनुरूप अपने में परिवर्तन कर लेता है। वह नई कोशिकाओं का विकास कर लेता है, दुर्बल कोशिकाओं की मरम्मत कर लेता है तथा उन्हें मुकाबले के लिए तैयार कर लेता है। फ्रेंड्स, बड़े शहर के हलचल और शोरगुल में काम करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क विविध रूपों में विकसित होगा। वह शीघ्र सोचेगा, तेजी से गति करेगा, संक्लिष्ट विविध कार्यों में द्रुत गति से चेष्टा करेगा। शीघ्र पड़ने वाली विविध आपातकालीन क्रियाओं का मुकाबला करने के लिए वह तुरंत कार्यवाही करने का अभ्यस्त हो जाता है। छोटे नगर कस्बे में रहने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क भिन्न प्रकार से विकसित होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता इतनी विविध नहीं है और उसे तुरंत ही बहुत से निर्णय करने की आवश्यकता भी नहीं होती। फ्रेंड्स, यह कदापि न भूले कि प्रत्येक कार्य मस्तिष्क सम्मुख नई चुनौती उपस्थित करता है और उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मस्तिष्क अपनी काबिलियत का विकास कर लेता है तथा विशेष किस्म के काम के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। बैठे बैठे सावधान, इधर ख्याल रखो, उधर मत देखो। फ्रेंड्स,
ये कदापि न भूले कि प्रत्येक कार्य मस्तिष्क सम्मुख नई चुनौती उपस्थित करता है और उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही मस्तिष्क अपनी काबिलियत का विकास कर लेता है तथा विशेष किस्म के काम के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। विभिन्न धंधों, नौकरियों, व्यापारों एवं व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं में भी तीव्र गति से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना अधिक ग्रहणशील, संवेदनशील, सूक्ष्म होता है, वह उतनी तीव्रता से अपने में परिवर्तन लाने में समर्थ होता है तथा नए संघर्ष में सफलता एवं विजय प्राप्त करता है। उदाहरणतः एक पुरोहित की आवश्यकता विशिष्ट होती है, अतः उसका मस्तिष्क भी उन्हीं आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होगा। वर्षों तक उसका मन निरंतर आध्यात्मिक विषयों के चिंतन में लीन रहता है, अतः उसके मस्तिष्क के विकास का स्वरूप एक वकील, व्यावसायिक एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ से भिन्न होगा। जिस व्यक्ति का जीवन अध्ययन या भौतिक हलचलों में लीन रहा है, उसके मस्तिष्क के सेल्स का विकास एक व्यापारी के मस्तिष्क से भिन्न होगा। अध्यापक में विचारों की उन्मुक्तता, कार्यों में शिथिलता, भौतिक पदार्थ के प्राप्ति के आग्रह का अभाव, एकांत प्रियता दिखाई देगी, जबकि व्यापारी में समझदारी, दूरदर्शिता, चतुरता, नियमबद्धता, समयबद्धता और फूर्ति दिखाई देगी। महत्वाकांक्षा मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन या सुधार लाने वाली प्रबल शक्ति है। महत्वाकांक्षा या जीवन के उद्देश्य को तय कर लेना स्वयं अपने आप में मस्तिष्क संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वैज्ञानिक लोग मस्तिष्क को विकसित करने की संभावनाओं पर खोज करने में व्यस्त है। समय आएगा जब मस्तिष्क के विकास के रहस्य को मानव जान लेगा और इससे मनुष्य के चरित्र के विकास का कार्य सरल हो जाएगा। तब तक हमारे लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त है। यदि हम अपने मस्तिष्क का ऐसा विकास चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व सर्वप्रिय बने, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को निकालकर बाहर कर देना होगा। जब यह गुण हमारे भीतर नहीं होंगे, तब हम हर क्षेत्र में अपने पांव जमा सकते हैं, दुनिया जहां से सहयोग ले सकते हैं तथा सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आखिरी में एक शेर में सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद। म्हणून मराठी संवाद साधतो। आपल्याकडे युवा दिन कधी साजरा होतो? 12 जानेवारी। कुणाची जयंती असते त्या दिवशी? आणि राजमाता जिजाऊ मासाहेब। तर जसं राजमाता जिजाऊ मासाहेबांनी संस्कार दिले, तसेच स्वामी विवेकानंदांनी, स्वामी विवेकानंद फक्त 40 वर्ष जगले, परंतु त्यांनी युवकांसाठी जे अनमोल विचार मागे ठेवले आहे, ते अनंत काळ येणाऱ्या नवीन पिढ्यांतील युवकांना प्रेरणा देत राहतील। त्यातील काही विचार मी तुम्हाला शेअर करतो। विवेकानंदांचा एक स्लोगन आहे विद्यार्थ्यांसाठी, म्हणजे युवकांसाठी, अराइज, अवेक and stop not till the goal is reached. उठा, जागे व्हा आणि तोपर्यंत थांबू नका जोपर्यंत तुम्ही तुमचं ध्येय गाठत नाही। अथक परिश्रम करा, मेहनत करा आणि आपलं लक्ष्य हासिल करा। विवेकानंदांनी हे पण सांगितलं आहे की हे विश्व एक व्यायामशाळा आहे आणि आपण सर्व येथे कशासाठी आलो आहोत? व्यायाम करण्यासाठी। त्यांच्या सांगण्याचा उद्देश हा नाही की आपण सर्वांना मल्ल व्हायचं,
त्यांच्या सांगण्याचा व्यापक अर्थ असा आहे, आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे. आपलं मनगट, मन आणि मेंदू हे बलवान बनवायचे आहे. मग शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी जिमलाच गेलं पाहिजे किंवा व्यायामशाळेतच गेलं पाहिजे असं काही नाही. अर्थात ज्यांची परिस्थिती उत्तम आहे, ज्यांना सोयी उपलब्ध आहे, ते जिमला जाऊ शकतात. परंतु सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी सांगतो, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ज्या ज्या शारीरिक श्रम करण्याच्या संधी आहे त्या संधीचं सोनं करायचं आहे. अंग झोपून काम करायचं आहे. काम केल्याने, परिश्रम केल्याने माणूस अशक्त होत नाही, माणूस सशक्त होतो, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. त्यामुळे अंग झोपून काम करायची सवय लावा. आजकाल प्रत्येक घरामध्ये एकुलता एक मुलगा असतो किंवा एकुलता एक मुलगी असते, खूप लाडात वाढलेले असतात, त्यांना काम करायची सवय नसते किंवा लाज वाटते. त्यांच्यासाठी सुद्धा सांगतो, जर कोविड सारख्या महामारीपासून तुम्हाला तुमचा बचाव करायचा असेल, तर भविष्यामध्ये तुम्हाला तुमचा स्वतःचा शारीरिक बचाव करायचा असेल, तुम्हाला शरीर सदृढ ठेवायचं असेल, निरोगी ठेवायचं असेल, तर ठीक आहे, तुम्हाला कामाची सवय नसेल किंवा काम करायची लाज वाटत असेल तर नका जाऊ, काम करू नका. पण तुम्हालाही सांगतो, तुम्हाला शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी तुम्हाला सकाळी लवकर उठावं लागेल, जॉगिंग करावं लागेल, रनिंग करावं लागेल, व्यायाम करावा लागेल, योगासने, प्राणायाम, स्विमिंग, सायकलिंग, जे जे काही करता येईल ते करा. शारीरिक श्रम करा, शारीरिक म्हणजे खेळ खेळा. पण तो याचा अर्थ नाही की दिवसभर खेळतच राहा. दिवसातला 1 तास स्वतःसाठी द्या, तुम्हाला दिवसातले 3 तास एक्स्ट्रा मिळतील आणि फ्रेश मिळतील. तर दिवसातून एकदा तरी शरीरातून घाम निथळेल एवढे शारीरिक श्रम प्रत्येकाने केले पाहिजे आणि रोज केले पाहिजे. लक्षात राहिलं? लक्षात आलंय का? रोज एकदा तरी शरीरातून घाम निथळेल एवढे शारीरिक श्रम आपण प्रत्येकाने रोज केले पाहिजे. त्यातून आपलं शरीर निरोगी राहील. दुसरी गोष्ट, मानसिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी आपल्या मनावरती, आपल्या इंद्रियांवरती आणि सर्वात महत्वाचं आपल्या विकारांवरती ताबा असला पाहिजे. विकार कोणते थोडक्यात सांगतो, काम, कामना, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, आळस, नैराश्य, उदासी यांना मनातून हद्दपार करा. नेहमी आनंदी राहा, उत्साही राहा, कार्यतत्पर राहा. स्वतःला चांगल्या कामामध्ये व्यस्त ठेवा, चांगले विचार आत्मसात करा, त्या विचारांना अंकुरित करा, कृतीत आणा, आचरणात आणा. त्यातून तुमचा भविष्यकाळ उज्ज्वल करेल. ईश्वराने आपल्या सर्वांना उदंड आयुष्य दिलेलं आहे, परंतु या संपूर्ण आयुष्यातला फक्त एकच क्षण आपल्या हातात आहे. सांगता येईल कोणता? एकच क्षण आपल्या हातात आहे. बरेच क्षण वाया घालवताय तुम्ही. एकच क्षण आपल्या हातात आहे, कोणता सांगा? सांगताय कोणी? किती क्षण वाया घालवल तुम्ही? वर्तमानातला एक क्षण गेला, तो भूतकाळ इतिहास जमा झाला, येणारा भविष्यकाळ आपल्याला माहिती नाही. परंतु वर्तमानात हा प्रत्येक क्षण तुम्ही कसा विचार करतात, कसं वागतात, कसा विचार करतात, त्या विचाराला कसं कृतीत आणतात, आचरणात आणतात, त्यावर तुमचा भविष्यकाळ अवलंबून आहे. त्यामुळे सांगणं हेच आहे की नेहमी चांगले विचार आत्मसात करा. सुविचार लिहिलेले असतात भिंतींवरती, येता जाता आपण वाचतो. त्या सुविचारांचा म्हणजे भिंतीवर एवढ्यासाठी नाही लावले की फक्त वाचण्यासाठी लावलेले. त्या सुविचारातून आपल्याला एक नवी प्रेरणा मिळते. ते सुविचार आचरणात आणायचे असतात. एक वाक्य आहे, वाचाल तर वाचाल. माहितीये ना? म्हणजे वाचाल तर वाचाल याचा अर्थ काय? वाचन चांगलं कराल तर तुम्ही जीवनामध्ये सक्सेस व्हाल आणि या म्हणजे याच्यापासून वाचाल तुम्ही बाकी गोष्टींपासून. तर जीवनात प्रगती करायची असेल तर चांगले विचार आत्मसात करा आणि त्या विचारांना आचरणात आणा. तिसरी गोष्ट, आपल्याला बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे.
त्यासाठीच आपण सर्व बालपणापासून काय करत आहात? तुम्ही इथे कशासाठी येतात? शिक्षण घेण्यासाठी, अभ्यास करण्यासाठी, ज्ञानार्जन करण्यासाठी. तर हे शिक्षण घेत असताना विवेकानंदांनी सांगितल्याप्रमाणे शिक्षक ज्यावेळेस वर्गात आपल्याला शिकवतात त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये एका वेळेस एकच विचार असला पाहिजे, शिक्षक काय समजून सांगताय. आता ज्यावेळेस मी व्याख्यान देत होतो मग तिकडे काहीतरी हालचाल झाली, बरेचसे मुलं तिकडे बघायला लागले. तुमचं एक चित्त नाही. आणि हीच गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, वर्गामध्ये ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात त्यावेळेस संपूर्ण तासाला म्हणजे पूर्ण त्यांचा पिरियड संपेपर्यंत एकाग्रतेने शिक्षक काय समजून सांगतायत ते जो समजून घेईल तोच पुढे जाईल, त्यालाच खरं आकलन होईल. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मनामध्ये एका वेळेस एकच विचार असला पाहिजे. ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात त्यावेळेस बाकीचे विचार मनामध्ये येता कामा नये. ज्यावेळेस तुम्ही ग्राउंडवर असाल, खेळ खेळत असाल, त्यावेळेस खेळाचे नियम तुम्हाला माहिती पाहिजे आणि खेळावरती लक्ष, कॉन्सन्ट्रेशन असलं पाहिजे, एकाग्रता असली पाहिजे. त्यावेळेस इतर विचार मनामध्ये येता कामा नये. तर अशा पद्धतीने आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही पुस्तक वाचत असाल त्यावेळेस वाचन करत असताना जे वाक्य तुम्ही वाचतात त्याचा अर्थ आपल्या मनामध्ये शिरला पाहिजे, त्याचं एक चित्र मनामध्ये उभं असलं पाहिजे. शिक्षक शिकवतात त्यावेळेस सुद्धा आपल्या मनामध्ये शिक्षक काय शिकवतात त्याचं चित्र उभं असलं पाहिजे, त्याचं एक व्हिज्युअलायझेशन झालं पाहिजे, त्याचं एक चित्र मनामध्ये उभं असलं पाहिजे. त्यातून तुमची ज्ञानार्जन शक्ती विकसित होईल. अशा प्रकारे आपल्याला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं आहे. जेव्हा या भारतातील प्रत्येक युवक, प्रत्येक युवती ही शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम होईल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विवेकानंदांचे युवकांबद्दलचे स्वप्न पूर्ण होतील. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारताला आत्मनिर्भर बनण्याची संधी प्राप्त होईल आणि तेव्हाच भारत विश्वराष्ट्र बनू शकेल. मित्रांनो, अजून एक गोष्ट सांगतो. एक तुमच्यासारखा एक विद्यार्थी होता, त्याला शाळेत जायचा कंटाळा होता. त्याने एक दिवस वडिलांना सांगितलं, बाबा उद्यापासून मला शाळेत जायचं नाही. जॉन नाव होतं त्याचं. वडील जे करड्या स्वभावाचे होते, शिस्तबद्ध होते, त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, तुला शाळेत जायचं नसेल जाऊ नको, परंतु तुला उद्यापासून आपल्याकडे जी दलदलीची जमीन आहे, जिथे गाळ साचलेला आहे, त्या दलदलीच्या जमिनीमध्ये आपल्याला एक चर खोदावा लागेल, ते तुंबलेलं पाणी काढून द्यावं लागेल आणि जेव्हा ती जमीन सुकेल तेव्हा तुला तिथे शेती करावं लागेल. तर चर खोदायचं काम तुला करावं लागेल. त्याने ते काम मान्य केलं. दुसऱ्या दिवशी त्याने टिकाव पावडं घमेले घेतला आणि शेतात गेला. दिवसभर चर खोदत राहिला. चर खोदता खोदता त्याने खूप विचार केला. दिवसभर तो दुपारपर्यंत खूप थकून गेला होता. त्याने खूप विचार केला, जर आपण शाळा सोडली आणि जर हे काम करत बसलो तर आपल्याला दिवसभर खूप ढोर मेहनत करावी लागेल. संध्याकाळी दमून भाकून तो घरी आला. वडिलांना म्हणाला, बाबा उद्यापासून मी परत शाळेत जाईल. वडिलांनी त्याला होकार दिला. तो शाळेत जाऊ लागला. त्याने मन लावून अभ्यास केला. खूप एकाग्रतेने शिक्षक जेव्हा शिकवायचे तो एकाग्रतेने तल्लीन होऊन ते शिक्षण समजून घेतलं. तो खूप हुशार होता. त्याने पुढे स्वातंत्र्य युद्धात भाग घेतला आणि हा जॉन ऍडम्स वॉशिंग्टन नंतर अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष झाला. तर मित्रांनो, शिक्षणाचं महत्व हे आहे. आपले भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पण म्हणायचे, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे. तो जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शिक्षण हे फार महत्वाचं आहे. शिकाल तर टिकाल. म्हणून चांगलं शिक्षण घ्या आणि उज्ज्वल यश संपादन करा. आपले गुरुजन, आपले आई वडील यांचे स्वप्न असतात. आई वडिलांचे स्वप्न, प्रत्येक आई वडिलांचे स्वप्न असतात. आपल्यापेक्षा आपल्या मुलांचं जीवनमान उंचावलं गेलं पाहिजे. गुरुजनांचे स्वप्न असतात, आपल्या विद्यार्थ्यांनी आपलं नाव, आपल्या शाळेचं नाव काढलं पाहिजे. तर त्यांच्या स्वप्नाला तडा जाणार होऊ नये. प्रसंगी वेळ प्रसंगी आपले आई वडील, आपले गुरुजन आपल्याला रागवतात, फटकारतात,
मार देतात, त्याचं वाईट वाटून घ्यायचं नाही. कारण ते आपल्या उज्ज्वल भवितव्यासाठीच ते आपल्याला फटकारत असतात, मारत असतात, रागवत असतात. त्याचं बिलकुल वाईट वाटून घेता कामा नये. त्यांच्या आदेशाचं पालन करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य मानलं पाहिजे आणि त्यातूनच तुमचं उज्ज्वल भवितव्य घडेल. तर या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आयरे सरांचे आणि सर्व टीमचे आभार व्यक्त करतो आणि तुमचे पण धन्यवाद.